गुप्ता जी, ये 2 बोतलें ब्लैक लेबल की आपको भेंट करता हूँ, मैंने इसका आपसे वादा किया था। गुप्ता जी ने अभी विस्की पीनी शुरू नहीं की, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोल रहे थे। इन्होंने शराब की बोतलों वाला लिफाफा लेकर अपने करीब ही रख लिया और बोले, मैंने अभी अपना वादा पूरा कर दिया है और अपनी तीनों अफवाज के जंगी साजो सामान की पूरी फहरिस्त नोट करके ले आया हूँ। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिवायती असला और रिवायती फौजी जंगी सामान में भारत कितना ताकतवर मुल्क है और दुनिया की कोई ताकत इसे रिवायती मैदान जंग में भी शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान तो हमारे सामने कोई चीज ही नहीं है। और गुप्ता जी ने वास्केट की अंदर वाली जेब से 2 तह किए हुए कागज निकाल कर राम प्रसाद की तरफ बढ़ा दिए। राम प्रसाद ने दोनों कागज ले लिए और इसे खोलकर आंखों के करीब लाकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। ये सब एक बहाना था, क्योंकि गुल खान उर्फ राम प्रसाद चाहते थे कि ये तमाम मालूमात गुप्ता जी के मुंह से रिकॉर्ड हों। कमांडो उमर राम प्रसाद के पास ही बैठा इन दोनों के लिए विस्की की बोतल खोलकर गिलासों में बर्फ की डलियां रख रहा था। राम प्रसाद ने ऐसे जाहिर किया जैसे वो बल्ब की रोशनी में ठीक तरह से पढ़ नहीं सकता। इसने कागज गुप्ता जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुप्ता जी, मेरी करीब की नजर बहुत कमजोर हो गई है। इस दौरान कमांडो उमर ने गुप्ता जी का एक डबल पैक बनाकर इनके आगे रख दिया, जिसमें से इन्होंने आधा गिलास चढ़ा लिया था। राम प्रसाद के गिलास में कमांडो उमर ने थोड़ी सी शराब डालकर बाकी गिलास पानी से भर दिया था। राम प्रसाद ने इसे यही हदायत की थी। गुप्ता जी ने राम प्रसाद से दोनों फुल कैप कागज लेते हुए कहा, राम प्रसाद, जरा गौर से सुने, आपको अभी पता चल जाएगा कि भारत की तीनों फौजों की कुव्वत किस कदर जबरदस्त है। और गुप्ता जी ने कागज पर लिखे हुए मंदरजात पढ़ना शुरू कर दिए। कहने लगे, सबसे पहले भारतीय फौज की नफरी की ताकत बताता हूँ, जरा सुने। भारत के पास इस वक्त कुल 37 डिवीजन फौज है, जिनमें से 4 रैपिड, 18 इन्फेंट्री, 10 माउंटेन और 3 आर्मर्ड और 2 आर्टिलरी डिवीजन है। हर एक डिवीजन में कई एक ब्रिगेड शामिल है। और फिर गुप्ता जी ने हर ब्रिगेड की पोजीशन और तैनाती तफसील से बताना शुरू कर दी। सिर्फ भारत की आर्मी की पोजीशनें और तादाद और डिवीजनें और ब्रिगेड बताते बताते गुप्ता जी को आधा घंटा गुजर गया था। गुप्ता जी ने भारत के पास हर एक हथियार की मुकम्मल तफसीलात रिकॉर्ड करवा दी थी। और फिर कहने लगे कि अब फिजाइया को 105 साम मिसाइल और 12 अग्नि मिसाइल भी दिए जा रहे हैं। नेवी के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर 150 फाइटर जेट खड़े हैं। बारूदी सुरंगें साफ करने वाले 120 जहाज हैं, जबकि 70 तबाहकुन जहाज और अब 2 शिकन जहाज हैं। 16 बड़े जंगी जहाज हैं और 22 मुतफरिक जंगी जहाज हैं। 7 फलीट टैंकर और 2 आबदोजे हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि ये तमाम मालूमात आज से कम 20 साल पहले की हैं। यहाँ पहुंचकर गुप्ता जी ने दोनों फुल कैप कागज तय करके अपनी वास्केट की जेब में रख लिए। दरमियान में गुप्ता जी ने अपना गिलास खाली कर दिया था। कमांडो पर ने गिलास में इनके लिए एक और डबल पैक बना दिया था। गुप्ता जी गर्दन तान कर बोले, अब बताओ राम प्रसाद जी, इतनी बड़ी फौजी ताकत के सामने पाकिस्तान कितनी देर लड़ सकेगा। राम प्रसाद यानी गुल खान ने बेख्तियार वाह वाह और जय हिंद का हल्का सा नारा लगाते हुए कहा, गुप्ता जी, जो कुछ आपने सुनाया है, अगर हमारी सेना के पास इतनी कुव्वत है तो हम तो पाकिस्तान का एक ही हल्ले में बर्मा, नेपाल और थाईलैंड पर भी कब्जा कर सकते हैं। गुप्ता जी बोले, क्यों नहीं। एक जमाना था कि थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया और कंबोडिया तक वेदक काल के हमारे राजाओं की हुकूमत थी। हमारा असल मिशन इन मुल्कों पर दोबारा कब्जा करने का है। पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, सिक्किम तो हम रिवायती हथियारों की जंग में 1 घंटे में ले लेंगे। राम प्रसाद ने कहा, जंग अगर इतनी फैल गई तो गुप्ता जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान जरूर एटम बम चला देगा। गुप्ता जी ने शराब का आधा गिलास चढ़ाने के बाद कहा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम चलाया तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी एटम बम चला देंगे। क्या आपको याद नहीं, जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने एटमी धमाका कर दिया था, तो इन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि अगर हमारे किसी हमसाया मुल्क ने अब शरारत की तो हम इसके शहरों पर एटम बम गिरा देंगे। हमसाया मुल्क से वाजपेयी की मुराद पाकिस्तान ही थी। राम प्रसाद ने कमाल की अदाकारी करते हुए गुप्ता जी का हाथ पकड़कर एक बेख्तियार चूम लिया और बोले, जय हिंद गुप्ता जी, आपने हमारी फौजी ताकत के जो आंकड़े यानी आदाद शुमार बताए हैं, इसने मेरे इस विश्वास को फिर से जिंदा कर दिया है कि भारत बहुत जल्द सारे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। राम प्रसाद जी, भारत साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब सिर्फ इस इलाके के मुल्कों पर कब्जा करना बाकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बना ली तो ये काम भी हो जाएगा। कांग्रेस बुज़दिल है, वो कुछ नहीं कर सकती। कमांडो उमर ये सोच रहा था कि टैप रिकॉर्डर की टैप की ड्यूरेशन 4 घंटा है, कहीं वो खत्म ना हो गई हो। इसे यकीन था कि अगर टैप खत्म भी हो गई हो तो गुप्ता जी ने भारत की फौजी कुव्वत के जो आदाद शुमार बताए हैं वो जरूर रिकॉर्ड हो गए होंगे और इन्हें इसकी ही जरूरत थी। कमांडो उमर ने महसूस किया कि राम प्रसाद यानी गुल खान भी यही चाहता था कि गुप्ता जी वहां से 9-11 हो और वो टैप चेक करे।
खतरा भी यही था कि अगर टैप किसी वजह से रुक गई होगी तो ये आदाद-ओ-शुमार दोबारा मिलने मुश्किल होंगे। इस दफा शराब ने वो काम कर दिखाया था जो कमांडो उमर का कोई भी कमांडो ऑपरेशन सर अंजाम नहीं दे सकता था। राम प्रसाद ने गुप्ता जी को वहां से चलता करने के लिए यह किया कि अपना गिलास मेज पर उल्टा दिया और कहा, बस गुप्ता जी, मैं और नहीं पीऊंगा, बाकी की बोतल भी आप अपने साथ ही ले जाइएगा। गुप्ता जी ने इसके बाद राम प्रसाद को मजीद पीने के लिए बिल्कुल ना कहा और बोतल में आधी से ज्यादा शराब बच गई थी। इसे अपने कब्जे में करते हुए बोतल पहली 2 बोतलों वाले लिफाफे में डाली और कमांडो उमर से मुखातिब होकर बोले, मोहनदास जी, मेरे लिए कोई टैक्सी पकड़ो, अब मैं कर जाऊंगा। राम प्रसाद ने यूं ही मुंह रखने के लिए कह दिया, गुप्ता जी कुछ जल पानी नहीं करेंगे? गुप्ता जी ने कहा, नहीं राम प्रसाद जी, ये काम घर पहुंचकर ही करूंगा। असल में गुप्ता जी आला तरीन विलायती शराब की 2.5 पौने 3 बोतलों पर कब्जा जमाने के बाद इन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर ले जाना चाहते थे। कमांडो वर नीचे गया, इसने एक खाली टैक्सी रुकवा ली और कमरे में आकर कहा, टैक्सी आ गई है महाराज। राम प्रसाद गुप्ता जी को सहारा देकर नीचे उतर गया। राम प्रसाद ने कहा भी कि बोतलों का लिफाफा मुझे पकड़ा दीजिए, मगर गुप्ता जी ने सुनी अनसुनी कर दी और लिफाफा अपनी बगल में ही दबाए रखा। राम प्रसाद ने इन्हें टैक्सी में बिठाकर रुखसत कर दी और कमांडो उमर को ऊपर कमरे में आने का इशारा किया। वो कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद राम प्रसाद यानी गुल खान भी आ गया। कमांडो उमर ने अभी तक मेज के नीचे चिपकी हुई छोटी सी टैप रिकॉर्डर को हाथ नहीं लगाया था। गुल खान यानी राम प्रसाद ने दरवाजा बंद कर दिया और मेज के नीचे से टेप रिकॉर्डर निकालकर इसे रिवाइंड किया और शुरू से लगा दिया। गुप्ता जी, राम प्रसाद की बातों की आवाजें बड़ी साफ रिकॉर्ड हुई थी। राम प्रसाद कहने लगा, खुदा का शुक्र है टैप रिकॉर्डर ने धोखा नहीं दिया, वरना दोबारा गुप्ता जी से आदाद-ओ-शुमार वाला कागज हासिल करना नामुमकिन था। राम प्रसाद ने टैप को फॉरवर्ड करके वहां से ऑन किया जहां गुप्ता जी ने भारतीय फौजी ताकत और जंगी साजो-सामान के आदाद-ओ-शुमार पढ़ने शुरू किए थे। एक एक पूरी तरह से सुनी जा रही थी। राम प्रसाद ने कमांडो उमर से कहा, तुम्हारा काम यह है कि नीचे से कागज पेंसिल ले आओ और गुप्ता जी के बताए हुए सारे आदाद-ओ-शुमार बड़ी तवज्जो से एक एक करके कागज पर लिखते जाओ। बेशक टाइम लग जाए लेकिन कोई आइटम रह न जाए। ये कहकर राम प्रसाद नीचे चला गया। कमांडो उमर ने अंदर से दरवाजा बंद किया और हल्की आवाज में टैप को ऑन किया और एक एक आइटम को लिखता चला गया। जहाँ लिखते लिखते पीछे रह जाता वहाँ टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड करके फिर से लिखने लग जाता। इस तरह कोई 2-2.5 घंटे लग गए, मगर भारतीय बहरी, बरी और फिजाई अफवाज की जंगी कुव्वत और फौजी साजो सामान की वो तमाम खुफिया आदाद-ओ-शुमार 2 फुल स्केप कागजों पर मुंतकिल हो गए, जिसकी कमांडो उमर के मुल्क यानी पाकिस्तान को अशद जरूरत थी। पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस को भारत की फौजी ताकत का काफी इल्म था, मगर इतनी तफसील के साथ आदाद-ओ-शुमार शायद इनके पास भी नहीं थे। गुल खान और राम प्रसाद कोई 3 घंटे बाद ऊपर आया और कमांडो उमर से पूछा, सब काम ठीक से हो गया है? कमांडो उमर ने फौजी साजो-सामान के आदाद-ओ-शुमार वाले दोनों कागज इसके सामने रख दिए। राम प्रसाद बोला, मैं समझता हूँ अल्लाह की हम पर खास मेहरबानी हुई है, वरना ये दस्तावेज हासिल करना इतना आसान नहीं था। गुल खान यानी राम प्रसाद ने दोनों कागज तय करके जेब में रखे और कहा, मैं इसकी 2-3 फोटो कापियां निकालना चाहता हूं ताकि अगर कहीं असल कापी गुम हो जाए तो इसकी कापियां हमारे पास मौजूद हो। तुम्हारा एक मिशन खत्म हो गया, अब तो सुबह सुबह हाजी साहब के पास चले जाना और दोनों कागज इन्हें दिखा देना। इसकी दोनों कापियां मैं अपने पास रखूंगा। रात ही को गुल खान और राम प्रसाद ने दोनों फुल स्केप सफात की फोटो कापियां करवा ली और असल कापी इसने कमांडो उमर को दे दी। रात कमांडो उमर राम प्रसाद के होटल में रहा। अगले रोज सूरज निकलने से जरा पहले इसने टैक्सी पकड़ी और हाजी साहब के होटल पर चला गया। हाजी साहब अपने होटल वाले कमरे में जाग रहे थे। इसने जाते ही जंगी साजो सामान की पूरी फहरिस्त के दोनों कागज इनके हवाले कर दिए। हाजी साहब इन्हें गौर से पढ़ने लगे। जब दोनों कागजों पर लिखे हुए सारे अंदराज पढ़ चुके तो कमांडो उमर की तरफ तजस्सुस आमेज नजरों से देखकर बोले, ये तुमने बड़ा कमाल कर दिखाया है। कमांडो उमर ने कहा, कमाल तो आपके राम प्रसाद यानी गुल खान ने दिखाया है। हाजी साहब बोले, बस ठीक है, अब फौरन ये दोनों कागज लेकर सीधे गुजरात के काठियावाड़ वाले अपने शादी के पास पहुंचो, मगर इन कागजात की सख्त हिफाजत करनी होगी। कमांडो उमर ने हाजी साहब से कहा कि वो स्टेशन पर फोन करके या अपने किसी आदमी को भेजकर मालूम कर ले कि अहमदाबाद की गाड़ी किस वक्त छूटती है। मेरा ख्याल है कि मुझे रात का इंतजार नहीं करना चाहिए और दिन के वक्त ही अहमदाबाद की तरफ निकल जाना चाहिए। अहमदाबाद से मुझे भावनगर जाने वाली कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। हाजी साहब ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मियाँ दिन की रोशनी में तुम्हारा सफर करना मुनासिब नहीं। सुबह दिन निकलने से पहले एक गाड़ी अहमदाबाद की तरफ जाती है, मैं इसका एक टिकट मंगवा कर रख लूंगा। तुम दिल्ली से मुंह अंधेरे निकलो तो ज्यादा बेहतर है। कमांडो उमर बोला, जैसे आपकी मर्जी। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय का इज़हार करने के लिए कमेंट्स करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि
ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।